आज की वीडियो में हम एक पीएसयू बैंक के बारे में बात करेंगे जिसमें बहुत पोटेंशियल है कि वो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है हमें फ्यूचर में। और गवर्नमेंट का फोकस भी फिलहाल पीएसयू स्टॉक्स पर बहुत ज़्यादा है। सो मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इसके शेयर में पिछले कुछ दिनों में हमें काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। और जो भी मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज है। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करिएगा या अपनी सेल्फ रिसर्च जरूर करिएगा, तभी जाकर कुछ डिसीजन लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस स्टॉक की फंडामेंटली बात करें तो ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं अच्छे रिटर्न्स देने के। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। ये मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे हूँ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमने ओपन कर रखा है। इस पर हम आप फंडामेंटली एनालाइज करते हैं तो देखिए इसकी 52 वीक रेंज 52 वीक की रेंज इसकी 76 रुपये 90 पैसे थी, अब ये 61 रुपये पे चल रहा है। तो 52 वीक से तो अभी थोड़ा नीचे चल रहा है, पर अभी ये नहीं कि ज़्यादा दूर है, क्लोज ही है 52 वीक के। तो अगर हम इसकी ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑल टाइम हाई इसका 212 रुपये था। 212 रुपये से अब ये 61 रुपीज़ पे चल रहा है। तो कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लो पे चल रहा है अभी अपने प्राइस से। इसका 52 वीक लो 22 रुपये 25 पैसे का है। अगर हम इसके रिटर्न्स के ऊपर देखें तो 3 साल में इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। और 1 साल में भी इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल ही कर दिया है। 135% की रिटर्न्स दिए इन्होंने, तो बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए अपने इन्वेस्टर्स को। तो चलिए अब इसके ओवरव्यू कर लेते हैं, इस स्टॉक्स का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो देखिए रिवेन्यू अगर हम देखें तो रिवेन्यू इस साल बढ़ा है। 2023 का रिवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं कह सकते, पर हाँ 2022 के मुकाबले तो बढ़ा है। 2022 के मुकाबले बढ़ा है। और जो इसका रिवेन्यू था 2019 से अब तक का अगर रिवेन्यू कंपेयर करें तो रिवेन्यू बढ़ा ही है। अगर हम इसकी बैलेंस शीट के बारे में देखें तो मार्च 2023 मतलब रिजर्व और जो रिजर्व और सरप्लस है वो बढ़ता जा रहा है। कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है तो ये तो अच्छी बात है कि कंपनी की जो भी लायबिलिटीज़ है वो आसानी से वो कंपनी पे कर पाएगी, तो इसलिए इसका रिजर्व बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। तो चलिए देख लेते हैं इस पर लायबिलिटीज़ कितनी है। अगर हम इसकी लायबिलिटीज़ देखें तो लायबिलिटीज़ इतनी कम है, ये रिजर्व से इसे आराम से पे कर सकते हैं, मतलब आराम से स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं सारी लायबिलिटीज़ को। तो इस मामले में भी ये अच्छा स्टॉक्स है। और अगर हम इसकी होल्डिंग्स के ऊपर ध्यान दें, इसकी शेयर होल्डिंग के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है 93%, जो वैसे अगर इतनी ज़्यादा होल्डिंग होना भी अच्छी बात नहीं है, पर कंपनी दो तरह से अपनी होल्डिंग रिलीज़ कर सकती है, या फिर ऑफर फॉर सेल करके या मर्जर करके, या किसी अदर कंपनी के साथ मर्जर कर ले तब वो अपनी ये जो होल्डिंग्स है ये रिलीज़ कर सकती है। तो हो सकता है अगर आने वाले टाइम में फ्यूचर में अगर ये कंपनी जो इनके प्रमोटर्स हैं वो किसी के साथ मर्जर कर ले या अपनी ऑफर फॉर सेल के थ्रू इक्विटी बेच दे तो काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस करे, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग ही ज़्यादा बस यहाँ पे। बाकी अगर हम ओवरऑल इसका देखें तो ओवरऑल व्यू में ये स्टॉक्स फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ऑफर फॉर सेल करते या फिर मर्जर करते ये प्रमोटर की होल्डिंग के थ्रू भी काफ़ी बेस्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसमें बात करें एफआई की होल्डिंग कितनी है तो एफआई की होल्डिंग लगातार घटती जा रही है, तो जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है एफआई की होल्डिंग घट रही है। तो अगर हम डीआई की होल्डिंग देखते हैं तो डीआई की होल्डिंग भी लगातार घटती ही जा रही है। डीआई की होल्डिंग घटती जा रही है और पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, मतलब स्लोली इंक्रीज हो रही है। तो अभी इसमें कुछ नहीं पता लग रहा कि पब्लिक ने ज़्यादा परचेस कर रखा है या एफआईआई ने ज़्यादा परचेस कर रखा है या डीआई ने ज़्यादा परचेस कर रखा है। ऑफर फॉर सेल या मर्जर के बाद ही हमें पता लगेगा कि कंपनी में एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा है या डीआई की होल्डिंग ज़्यादा है या पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा है। अगर ऑफर फॉर सेल करते हैं या फिर मर्जर करते हैं तो ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एफआईआई या डीआईआई इनमें से किसी की होल्डिंग ही बढ़ेगी और तब ये स्टॉक्स हमारा फंडामेंटली कंप्लीट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अभी अगर हम इसका ओवरव्यू देखें तो स्टॉक तो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, पर उसके बाद ये फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एक बार अगर ऑफर फॉर सेल कर दे या मर्जर कर दे। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो नेट प्रॉफिट में हम देखते हैं कि दिसंबर 2022 में कितना था, मार्च में बढ़ा, फिर जून 2023 में नेट प्रॉफिट कम हुआ, पर उसके बाद से रैपिडली बढ़ता जा रहा है। सितंबर 2023 में नेट प्रॉफिट बढ़ा और दिसंबर 2023 में भी नेट प्रॉफिट हमें काफ़ी देखने को इंक्रीज मिला। तो नेट प्रॉफिट तो इसका बढ़ता जा रहा है, ये अच्छी बात है। तो चलिए ये तो थे इसके फंडामेंटल्स, हमने इसके फंडामेंटली देखे, ओवरव्यू देखा कि ओवरव्यू तो इसका बहुत बेटर है, बस कंपनी एक बार अपनी होल्डिंग रिलीज़ कर दे, मतलब ये जो गवर्नमेंट का स्टॉक है ये एक बार अपनी होल्डिंग रिलीज़ कर दे। बाकी ओवरऑल इसका अगर हम फंडामेंटली देखें तो बहुत बेस्ट है ये। तो चलिए अब इसकी टेक्निकल्स लेवल्स देखते हैं, कुछ टेक्निकली एनालाइज करके देखते हैं क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कब हम इसे बाय कर सकते हैं, किस लेवल तक हम इसे टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब चार्ट पे लेके चलता हूँ, इसके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट पे लेके चलता हूँ मैं आपको। सो ये आ गए हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट पर।
आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। ये मैंने मंथली टाइम फ्रेम कर रखा है। मंथली टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड की लाइन चलती हुई आ रही थी, काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूशन हो रहा था। उसके बाद इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा, मतलब 1 सितंबर 2023 की कैंडल ने, मंथली कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा। उसके बाद हमने एक रेजिस्टेंस लेवल सोच रखा था कि यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है, और उसी लेवल से इन्हें सेम रिजेक्शन फील करी है। तो इस टाइम अभी कुछ नहीं पता कि ये डाउन ट्रेंड में जा सकता है एक, या फिर एक अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन कर सकता है। अभी हमें इसका कुछ भी नहीं पता है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे तो हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस का इन्हें अभी रिजेक्शन पेश कर दिया है, रेजिस्टेंस से एक रिजेक्शन फील कर दिया है। और नीचे ये एक सपोर्ट लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है, एक सपोर्ट जोन है जिसे हम डिमांड जोन भी कह सकते हैं। तो हो सकता है यहाँ से प्राइस वापसी रिवर्स करे, तो यहाँ पर हमें एक बार बाय कर सकते हैं। तो चलिए इसे डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं एक बार हम। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन में भी आ रहा था। देखिए इस तरह से एक ट्रेंड लाइन का कंटिन्यूएशन हो रहा था। अब इन्हें ट्रेंड लाइन ब्रेक करी, ब्रेक करने के बाद यहाँ से आके इसे रिटेस्ट करा, रिटेस्ट करने के बाद दोबारा इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ले रहा है। हम चाहे तो इस ट्रेंड लाइन पे बाय कर सकते हैं, या फिर इस ट्रेंड लाइन की जगह इस डिमांड जोन पे भी हम इसे बाय कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन पे बाय कर सकते हैं, या फिर डिमांड जोन पे बाय कर लेते हैं, या फिर इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेगा तब हम इसे बाय कर सकते हैं। तो हम इसे 3 वे से बाय कर सकते हैं। तो तीनों प्राइस में जिस भी प्राइस में आएगा हम उसे बाय कर सकते हैं। बट देखिए अपने रिस्क पे बाय करिएगा। ये फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसमें सिर्फ मैं अपनी एजुकेशन शेयर कर रहा हूँ, अपनी एनालाइज शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। अपने रिस्क के साथ ही इसे बाय करिएगा। देखिए मैंने तो इसमें खुद बाय कर रखा है, मैंने खुद इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। मुझे अच्छा लगा, मैंने आपको अपने व्यूज़ शेयर कर दिए क्योंकि मुझे ये शेयर अच्छा लगा, इसलिए बस। तो देख लिया हमने डेली टाइम फ्रेम में इस तरह से एक ट्रेंड लाइन जा रही है। ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं, या फिर इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पर बाय कर सकते हैं, या फिर डिमांड जोन पर बाय कर सकते हैं। तो 3 लेवल्स में हम इसे बाय कर सकते हैं। और अगर हम इसके टारगेट सोचें तो पहला टारगेट तो इसकी रेजिस्टेंस ही होगा, जहाँ से इन्हें पहले रिजेक्शन करी है, पहले रिजेक्शन हमें शो करिए, पहला वही टारगेट होगा हमारा। हाँ अगर इसे ब्रेक कर देता है, इसे ब्रेक करने के बाद अगर रिटेस्ट करता है तो हम और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। रिटेस्ट करने पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, या फिर उसकी जो प्रीवियस स्विंग बनाएगा, जो ब्रेक करने के बाद जो स्विंग बनाएगा, उस स्विंग के हाई पर हम और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने सेकंड टारगेट भी डिसाइड कर लेंगे। तो फिलहाल हमारा फर्स्ट टारगेट तो यही रहेगा, इस स्विंग तक, इस रिजेक्ट मतलब इस रेजिस्टेंस तक हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। यहाँ से अगर हमें रिजेक्शन हुई तो हम इस शेयर को सेल कर देंगे, और अगर ब्रेक कर दिया तो हम रिटेस्ट का वेट करेंगे बाय करने के लिए। रिटेस्ट का वेट करेंगे, या फिर प्रीवियस स्विंग ब्रेक होने का वेट करेंगे। जो ये ब्रेक करने के बाद जो स्विंग बनाएगा उसका ब्रेक होने का वेट करेंगे। तो हमने पहले देखे फंडामेंटली लेवल्स, और अब हमने टेक्निकली लेवल्स भी देख लिए हैं। तो चलिए अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। सो अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना, तब आपको लॉन्ग टर्म विजन रखकर इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि स्टॉक में है तो बहुत पोटेंशियल, बट इसका रिजल्ट हमें शॉर्ट टर्म में देखने को नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म में ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्रूव हो सकती है। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। और नेक्स्ट किस स्टॉक पर आपको एनालाइज चाहिए ये आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। और जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।